जब दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत माने जाने वाले अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के मंच से उठाकर सीधे बाहर फेंका जाए तो समझ लीजिए ये कोई आम घटना नहीं है भैया। ये नज़ारा इतिहास के पन्नों पर नया रंग भरने वाला था, जहां ब्राजील ने कुछ देशों के साथ मिलकर अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। थोड़ी देर पहले ही दुनिया ने वो लम्हा देखा जब फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और फिलिस्तीन को मान्यता देकर सबको चौंका दिया। सोचिए, वही देश जो हमेशा अमेरिका के इशारे पर चलते थे, वही देश जो कभी उसके पीछे पीछे लगते थे, आज उन्होंने अमेरिका का साथ छोड़कर एक अलग रास्ता अपना लिया। अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिका की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? ब्राजील किस बात का बदला अमेरिका से ले रहा है? और इधर अमेरिका बौखलाया हुआ संयुक्त राष्ट्र के एक अहम अंग पर ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी क्यों कर रहा है? यानी अब तक आपने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र किसी देश या संगठन पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इस बार मामला पलट गया है। अब अमेरिका इतना बौखला चुका है कि वो खुद संयुक्त राष्ट्र के अंग पर ही प्रतिबंध लगाने की तेज तैयारी कर रहा है। और असली कहानी तो अभी बाकी है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों अमेरिका के साथ खड़े रहने वाले देश अचानक पलटी मार रहे हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे मुल्क आखिर कैसे अमेरिका के खिलाफ जाकर पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं? तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि अमेरिका को लोकतंत्र सम्मेलन से बाहर क्यों किया गया। तो देखिए, दुनिया के बड़े मंच यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्राजील, चिली और स्पेन ने मिलकर एक अलग वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन आयोजित किया, लेकिन इस बार अमेरिका को इसमें बुलाने से इनकार कर दिया गया। ये केवल किसी छोटे मोटे झगड़े या असहमति की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि लोकतंत्र की परिभाषा और मानकों को लेकर देशों के बीच गहरी खाई बन गई है। पिछले साल तक जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका इस सम्मेलन का हिस्सा था, लेकिन हालात इतने बदल गए हैं कि आयोजकों ने साफ कह दिया कि आज की दुनिया इतनी टकराव और अविश्वास से भर चुकी है कि अब कुछ देशों को बुलाना ही संभव नहीं रह गया। यानी ये सीधे तौर पर अमेरिका की वैश्विक छवि पर बड़ा झटका है और संकेत है कि उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। अब जरा ब्राजील और ट्रंप की तनातनी सुनिए। तो अमेरिका को लोकतंत्र सम्मेलन से बाहर करने की असली वजह केवल राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि हाल की घटनाओं में छिपी है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो पर जब साजिश के आरोप साबित हुए, तो ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंड्रे दे मोराएस ने उनके खिलाफ कड़ी सजा सुनाई। ये फैसला आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और इसे चुड़ैल शिकार कहकर ब्राजील पर दबाव डालने लगे। ट्रंप प्रशासन ने बदले की कार्रवाई करते हुए ब्राजील पर आयात शुल्क बढ़ा दिए, जज मोराएस पर सीधे पाबंदियां लगा दी, उनकी पत्नी विवियाने बार्सी और उनकी लॉ फर्म को भी निशाना बनाया। यहां तक कि ब्राजील के सोलिसिटर जनरल और कई न्यायाधीशों के वीजा तक निलंबित कर दिए। ऐसे में ब्राजील ने महसूस किया कि अमेरिका लोकतंत्र का समर्थक नहीं, बल्कि न्यायपालिका और स्वतंत्र संस्थाओं पर दबाव बनाने वाला देश बनता जा रहा है। यही कारण बना कि लोकतंत्र सम्मेलन की तैयारियों के दौरान आयोजकों ने अमेरिका को बुलाना ही बंद कर दिया, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब जरा लोकतंत्र की रक्षा और अमेरिका की दूरी समझिए। तो लोकतंत्र सम्मेलन केवल भाषणबाजी का मंच नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश देने का जरिया है। आयोजकों ने कह दिया कि जो भी देश हमारी संस्थाओं, न्यायपालिका या लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसे इस मंच पर जगह नहीं दी जाएगी। सम्मेलन का उद्देश्य ही है लोकतंत्र को बचाना और अतिवाद का मुकाबला करना। इसलिए इसमें वही देश शामिल हो रहे हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सच्चे दिल से मानते हैं। इस बार कुल 12 देशों के शीर्ष नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें लैटिन अमेरिकी देशों की भूमिका बहुत मजबूत दिख रही है। कोलंबिया और उरुग्वे जैसे देश भी अब आयोजक की भूमिका निभाकर बता रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन अब केवल बड़े देशों तक सीमित नहीं है। अमेरिका की गैर मौजूदगी ये दिखाती है कि अब दुनिया में लोकतंत्र की साख का पैमाना बदल गया है। पहले जहां अमेरिका खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार मानता था, अब वो भरोसे के इस पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा और बाकी देश उसका दावा मानने को तैयार नहीं है। अब जरा बदलती दुनिया की गूंज सुनिए। तो अमेरिका को इस सम्मेलन से बाहर करना केवल इतना नहीं है कि उसे एक कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, बल्कि ये एक बड़े प्रतीकात्मक संदेश की तरह है। आयोजक देशों ने साफ कर दिया कि अब लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका को बिना सवाल किए मान्यता नहीं मिलेगी। यानी केवल पुराने दावे या ताकत दिखाने से काम नहीं चलेगा।
दुनिया की राजनीति बदल रही है। नए मंच और नए समूह बन रहे हैं, जहां वही देश आगे बढ़ रहे हैं जो लोकतंत्र की रक्षा केवल बोलकर नहीं, बल्कि अपने काम और फैसलों से साबित करते हैं। इसी वजह से अमेरिका की गैरहाजिरी ने इस सम्मेलन को और ज्यादा चर्चित बना दिया, क्योंकि यह बताता है कि वैश्विक राजनीति में अब पुराने नियम नहीं चलेंगे, बल्कि नए समीकरण बन रहे हैं और ताकत के पुराने केंद्रों को चुनौती दी जा रही है। अब जरा अमेरिका का बड़ा वार सुनिए, जहां वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शन की तैयारी में है। तो अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के खिलाफ बेहद कड़ा कदम उठाने जा रहा है, और वो है पूरे संस्थान पर प्रतिबंध लगाना। अगर ऐसा होता है तो आईसीसी का रोजमर्रा का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसकी पृष्ठभूमि गाजा युद्ध से जुड़ी है, जहां आईसीसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किए, उन पर कथित युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। यही बात अमेरिका को नागवार गुजरी, क्योंकि वो इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक है। अब अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसके करीबी सहयोगी देश के नेताओं को अपराधी ठहराने की कोशिश करेगी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये कदम केवल आईसीसी पर हमला नहीं, बल्कि वैश्विक न्याय व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर अमेरिका के दोहरे रवैये का संकेत है। अब जरा आपात बैठकें और बढ़ती हलचल सुनिए। तो अमेरिका केवल कुछ व्यक्तियों पर पाबंदी लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अब पूरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी को ही अपनी प्रतिबंध सूची में डालने की तैयारी कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसलिए आईसीसी के अधिकारी और सदस्य देशों के राजनयिक आपात बैठकें कर रहे हैं, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि अगर अमेरिका पूरा संस्थान ही निशाने पर ले लेता है तो उसके कामकाज और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। अब तक वॉशिंगटन कुछ खास जजेस और प्रोसिक्यूटर्स को ही टारगेट करता रहा है, लेकिन पूरे कोर्ट को एक साथ निशाना बनाना अभूतपूर्व होगा। इसे बड़ी छलांग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कदम न केवल अदालत को पंगु बना सकता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता पर भी गहरा सवाल खड़ा कर देगा। अब जरा अमेरिका का आरोप और सुरक्षा का बहाना सुनिए। तो अमेरिका खुले तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी को चुनौती दे रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि ये अदालत अपनी सीमा से बाहर जाकर अमेरिका और इजरायल के लोगों पर अधिकार जताने की कोशिश कर रही है, यानी उन पर मुकदमे चलाने का दावा कर रही है। इस पर अमेरिका का तर्क है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अपने सैनिकों या नागरिकों पर उंगली उठाने की अनुमति नहीं देगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो और भी सख्त रुख अपनाते हुए आईसीसी को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बता दिया और कहा कि यह अदालत असल में लॉफेयर का हथियार है, यानी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके राजनैतिक बदला लेने का जरिया। इसका सीधा संकेत यह है कि अमेरिका अपने सहयोगी इजरायल की रक्षा करने और अपनी वैश्विक ताकत बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं को कमजोर ही क्यों न करना पड़े। अब जरा इजरायल को बचाने की जंग और दुनिया की नजर समझिए। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी एक वैश्विक संस्था है जिसे 2002 में इसलिए बनाया गया था ताकि नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों की निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन इसके नियम साफ हैं कि यह केवल तभी कार्रवाई कर सकता है जब अपराध किसी सदस्य देश की जमीन पर हुआ हो या आरोपी उस सदस्य देश का नागरिक हो। फिलिस्तीन आईसीसी का सदस्य है, इसलिए गाजा युद्ध में इजरायल पर कार्रवाई का आधार बन गया। यही बात अमेरिका और इजरायल को सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि वे फिलिस्तीन की सदस्यता को मान्यता नहीं देना चाहते। चीन और रूस जैसे बड़े देश पहले ही फिलिस्तीन का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका और इजरायल अब भी इसका विरोध करते हैं। इसी तनाव के चलते फरवरी में अमेरिका ने आईसीसी के मुख्य प्रोसिक्यूटर करीम खान पर व्यक्तिगत रूप से पाबंदियां लगा दी थीं और अब पूरा कोर्ट ही निशाने पर आ चुका है। अगर अमेरिका सचमुच आईसीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे साफ हो जाएगा कि एक महाशक्ति अपने सहयोगी इजरायल को बचाने के लिए पूरी दुनिया की न्याय प्रणाली तक को रौंदने से पीछे नहीं हट रही है। अब सुनिए कि अमेरिका के खिलाफ जाकर फ्रांस समेत 5 देशों ने कैसे दी फिलिस्तीन को मान्यता। तो न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक में यूरोप के कई अहम देशों ने मिलकर फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। इसमें फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग और बेल्जियम जैसे देश शामिल हैं और बैठक की अध्यक्षता फ्रांस तथा सऊदी अरब ने की। ये कदम बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि अब तक पश्चिमी देशों का रुख फिलिस्तीन को लेकर झिझक भरा रहा था।
फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रोन ने घोषणा की कि आज से फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देता है और यही असली शांति का रास्ता है। उन्होंने इसे हमास की हार बताया, यानी ये माना कि आतंक की जगह अब कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। उनके इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और फिलिस्तीनी प्रतिनिधि मंडल खड़े होकर स्वागत करने लगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिलना किसी परोपकार या तोहफे जैसा नहीं, बल्कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका संदेश यह है कि दुनिया अब फिलिस्तीन की वैध पहचान को मान्यता देने लगी है और ये मध्य पूर्व की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब जरा इजरायल का विरोध और बेल्जियम की शर्तें सुनिए। तो जब यूरोप के कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, तो इजरायल इसका कड़ा विरोध करने लगा। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने साफ कहा कि उनकी सरकार इस कदम का जवाब देगी, यानी इजरायल चुप नहीं बैठेगा। वहीं बेल्जियम ने मान्यता को कुछ शर्तों से जोड़ा और कहा कि ये मान्यता तभी पूरी तरह कानूनी होगी जब गाजा से हमास की सत्ता खत्म हो जाएगी और सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। यानी बेल्जियम ने समर्थन तो दिया, लेकिन शर्तें भी रख दी ताकि ये प्रक्रिया शांति और सुरक्षा दोनों के साथ आगे बढ़े। इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल जैसे देश भी फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अब तक करीब 150 देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे चुके हैं, जो ये दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर फिलिस्तीन के पक्ष में बहुत बड़ा समर्थन खड़ा हो चुका है, जबकि इजराइल की अलग थलग स्थिति और भी साफ दिखाई देने लगी है। अब जरा महमूद अब्बास का संदेश और चुनाव का वादा सुनिए। तो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, इसलिए वह खुद न्यूयॉर्क के बैठक में मौजूद नहीं हो सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखी। अब्बास ने साफ कहा कि गाजा पर भविष्य में शासन करने में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी, यानी हमास को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। उन्होंने हमास से अपील की कि वे अपने हथियार डाल दें ताकि शांति का रास्ता खुले। इसके साथ ही अब्बास ने बड़ा वादा किया कि जैसे ही गाजा की जंग खत्म होगी, उसके 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराए जाएंगे ताकि लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हो। उन्होंने ये भी घोषणा की कि उन्होंने एक अंतरिम संविधान का खाका तैयार कर लिया है, जिसके तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी धीरे धीरे सत्ता को एक नए स्वतंत्र राज्य को सौंप देगी। इसका मतलब यह है कि अब्बास दुनिया को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि फिलिस्तीन केवल मान्यता की मांग नहीं कर रहा, बल्कि खुद को लोकतांत्रिक और स्थिर राष्ट्र बनाने की तैयारी भी कर रहा है। अब जरा बदलती तस्वीर और अमेरिका की मुश्किल जानिए। तो अब फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र के करीब 75% सदस्य इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मान चुके हैं। चीन और रूस जैसे ताकतवर देश तो बहुत पहले 1988 में ही इसे मान्यता दे चुके थे। अब सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि फ्रांस जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए हैं और इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 का समर्थन फिलिस्तीन को मिल चुका है। केवल अमेरिका ही ऐसा बड़ा देश बचा है जो लगातार इसके खिलाफ खड़ा है और हर मंच पर विरोध करता है। यह स्थिति दिखाती है कि गाजा की 2 साल लंबी जंग और वहां हुई भारी मानव त्रासदी ने दुनिया के देशों, खासकर पश्चिमी देशों की सोच को बदल कर रख दिया है। पहले जहां वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़े रहते थे, अब वो खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने अमेरिका को लगभग अकेला कर दिया है और यह संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिलिस्तीन को लेकर नया समीकरण बन चुका है। अब जरा ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का ऐलान सुनिए। तो ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने ये मान लिया है कि फिलिस्तीन अब एक आजाद और स्वतंत्र देश है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सीधे 10 डाउनिंग स्ट्रीट से ये घोषणा की और साफ कहा कि ये कदम इजरायल के अवैध कब्जे को खत्म करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में उठाया गया है। उनके इस फैसले का असर ये हुआ कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी तुरंत उसी रास्ते पर चलते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया। स्टारमर ने भरोसा दिलाया कि एक नई फिलिस्तीनी सरकार बनाई जाएगी जिसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी, ताकि शांति और लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सके। इस फैसले के बाद अब भारत और चीन समेत दुनिया के 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। यानी अब वैश्विक राजनीति में फिलिस्तीन की मान्यता लगभग सर्वसम्मति जैसी स्थिति में पहुंच गई है और अमेरिका तथा इजरायल की अलग थलग स्थिति और भी ज्यादा साफ दिखने लगी है। अब जरा नेतन्याहू का गुस्सा और इजरायल की चेतावनी सुनिए। तो जब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने इस फैसले को आतंकवाद को इनाम देने जैसा बताया और साफ चेतावनी दी कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी हिस्से यानी वेस्ट बैंक में किसी भी हाल में फिलिस्तीनी देश बनने नहीं दिया जाएगा।
नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार पहले ही वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की संख्या को दोगुना कर चुकी है और आगे भी इन बस्तियों का विस्तार करती रहेगी। यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के बावजूद जमीनी हकीकत में इजरायल अपना नियंत्रण और मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से लौटने के बाद वो इस फैसले का जवाब देंगे, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर तनाव और बढ़ सकता है और हालात और भी विस्फोटक हो सकते हैं। अब जरा ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का तर्क सुनिए। तो ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किसी सजा या बदले की भावना से नहीं लिया, बल्कि उनका मकसद शांति प्रक्रिया को जिंदा रखना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा कि अगर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में सैन्य अभियान को कम हिंसक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक चलाया होता तो शायद इस तरह का कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी यही बात दोहराई और कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देकर 2 राष्ट्रों वाले समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की उम्मीद को बचाना जरूरी है। कनाडा ने साफ कर दिया कि वो हमास का समर्थन नहीं करता, बल्कि चाहता है कि सभी इजरायली बंधकों को छोड़ा जाए और हमास अपने हथियार डाल दे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि यह फैसला दरअसल फिलिस्तीनी लोगों की आज़ादी की इच्छा का सम्मान है। यानी इन तीनों देशों का मकसद ये दिखाना है कि वे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं, बल्कि शांति और न्याय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जरा अमेरिका का विरोध और बदलते हालात समझिए। तो फिलिस्तीन ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के फैसले का खुले दिल से स्वागत किया और बाकी देशों से भी अपील की कि वे इस पहल का समर्थन करें ताकि स्थायी शांति का रास्ता बन सके। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने साफ कहा कि यही वो कदम है जो क्षेत्र में स्थिरता और समाधान ला सकता है। लेकिन अमेरिका अब भी इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा के दौरान 2 टूक कह दिया कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के मामले में उनकी राय ब्रिटेन से बिल्कुल अलग है, यानी वे किसी भी हालत में इसका समर्थन नहीं करेंगे। इजरायल भी लगातार यही कह रहा है कि ये कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि गाजा युद्ध ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। इतनी खून खराबी और मानवीय त्रासदी देखकर दुनिया के कई देशों की राय तेजी से बदल रही है। यही वजह है कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का यह कदम इस पूरे संघर्ष की तस्वीर बदलने का संकेत देता है और दिखाता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इजरायल अमेरिका के पक्ष की पकड़ ढीली पड़ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।